Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So today we are starting a new series of class 11 BST. इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं और उनको याद करने की कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे BST क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, अब उसकी ऑब्जेक्टिव्स, उसका नेचर, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि बिजनेस किसे कहते हैं। तो नॉर्मली हम बिजनेस उस चीज़ को कहते हैं या उस सिचुएशन को कहते हैं जब हम काम करते हैं खुद के लिए, मतलब हम किसी और के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाए, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, अगर आप इसके वर्ड्स को काट के देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बिजीनेस। तो अगर आप किसी काम में बिजी हैं, किसी काम में व्यस्त हैं और वो काम ऐसा है जो आप खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए, किसी और के अंडर नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस में जनरली क्या चीजें होती हैं, या तो हम यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या तो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब है कि या तो मैं कोई सामान बनाऊंगी जिसे मुझे बेचना है, या तो वो सामान मैं कहीं और से खरीद के लाऊंगी। तो आपके आसपास दो तरह के बिजनेस मिलेंगे, या तो वो एक फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज होती हैं जो खुद अपने सामान बनाते हैं, या तो वो कोई दुकानदार होता है जैसे रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, जो कहीं से सामान खरीद कर आते हैं और फिर उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके फिर वो सामान रीसेल करते हैं। तो या तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट होगा, ये और है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, या तो आप बनाओगे या तो कहीं से खरीद कर लाओगे। एंड ये जो बनाया या खरीदा हुआ सामान है उसे हम करते हैं या तो सेल या तो एक्सचेंज। सेल करने का मतलब है कि मैंने उसे बेचा इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैंने उसे किसी पर्सन को दिया और उस पर्सन ने मुझे कोई बदले में चीज दे दी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो अगर मैं इसे एक्सचेंज कर रही हूँ या मैं इसे बेच रही हूँ, तो दोनों में से कोई एक चीज करूंगी और ये भी क्या हो जाएगा, बिजनेस। तो बिजनेस में या तो प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट होता है और सेल्स या एक्सचेंज होता है। प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट के बीच में हम और वर्ड यूज करेंगे क्योंकि इनमें से कोई एक चीज होगी। सेल्स और एक्सचेंज के बीच में हम और वर्ड यूज करेंगे क्योंकि इनमें से कोई एक चीज होगी। लेकिन प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट सेल एक्सचेंज के बीच में हम एंड वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। या तो आप प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करेंगे और उस सामान को बेचेंगे या फिर उसे एक्सचेंज करेंगे। तो बिजनेस का मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप सामान बनाते हैं या कहीं से खरीद कर लाते हैं और फिर उस सामान को या तो बेचते हैं या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। और ये आप क्यों करते हैं, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, जैसे रिटेलर, होलसेलर, फिशिंग। तो अगर आप फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें भी किसके अंदर आती हैं, प्रोडक्शन। दैट मीन्स यू आर अ बिजनेसमैन। और ये सारी चीजें क्या करेंगे फिर आप, मान लो अगर आप फिशिंग करते हैं तो फिश को निकाल कर उसे आप बेचेंगे। अगर आप माइनिंग करते हैं तो माइन से आप कोयले निकाल कर फिर उसे बेचेंगे। सिमिलरली आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्म में कुछ सामान बनाएंगे और फिर उसे बेचेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, बिजनेस में। अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। हम अपने आसपास जो ह्यूमंस हैं वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन सब कामों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। या तो वो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसे हम करते हैं विद द इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव का मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जिसे पैसा कमाने के उद्देश्य से किया गया है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव या फिर विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। तो मैं पढ़ा रही हूँ पैसों के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे ही मैं कहीं पे प्रोडक्शन कर रही हूँ, उसे सेल कर रही हूँ पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हर वो चीज जिसे पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स में इलाज किया जा रहा है पैसों के लिए, एजुकेशन, स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है पैसों के लिए। वैसे ही रेलवेज में अगर आप देखेंगे, अगर अभी तो चलिए वो गवर्नमेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयरलाइंस ही देख लीजिए तो वहां पे आपको ट्रेवलिंग करवाया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो हर वो चीज जो पैसों के लिए हो रही है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, मनी।
कि ये काम करने के बाद हमें मिलना क्या चाहिए, मनी, जैसे कि बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गया। बिजनेस का मतलब क्या है कि आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप डॉक्टर हो या आप लॉयर हो या इंजीनियर हो जिसके लिए आपने डिग्री ली हुई है और फिर वो काम कर रहे हो। और फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप किसी और के अंडर में काम करते हैं। तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशन कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट है, तीनों ही क्या हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट। सेकंड फिर आपकी एक्टिविटीज आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो पैसा कमाने के उद्देश्य से जो आप नहीं करते हैं, बल्कि आप उसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। तो हर वो एक्टिविटी जो आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ पैसों के लिए, तो ये मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं अगर पे मैं घर पे अपने छोटे भाई को पढ़ा रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि वो पास हो जाए, उससे मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ऐसा करके मुझे खुशी मिल रही है, मुझे सुकून मिल रहा है कि मेरा भाई जो है वो पास हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं खाना बना रही हूँ ताकि मैं टिफिन में पैक करके उसे बेच पाऊँ, तो ये क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं अगर मैं टिफिन बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ अपने घर के लिए, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, और उनसे मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब मन की एक शांति मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे मनी एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, अपने खुद के परिवार के लिए मैंने जो भी काम किए हैं वो। रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब अगर मंदिर मस्जिद में जाकर मैं कुछ दान करती हूँ, डोनेशन करती हूँ, वहाँ पे लंगर वगैरह की फैसिलिटीज ओपन करवाती हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अलावा मैं कोई भी सोशल सर्विस करती हूँ, समाज में किसी वीकर सेक्शन के लिए मैं कुछ करती हूँ, जैसे ऑर्फनेज खुलवा दिया या फिर ओल्ड एज पीपल के लिए कुछ मैंने ओपन करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सोशल एक्टिविटीज। ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक है। और इसके अलावा पेट्रियोटिक एक्टिविटीज, अपने देश के लिए मैंने कुछ किया, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके बदले हम पैसा नहीं एक्सपेक्ट करते, हम शांति एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉफिट है और ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट को हम कहते हैं बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, और तीसरे को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। पहला पार्ट क्या है, बिजनेस, फिर प्रोफेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला तो डिफरेंस आता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना, ये उसका बेसिस है। तो बिजनेस को कमेंस किया जा सकता है या शुरू किया जा सकता है विथ योर ओन विल। तो जब आप चाहो तब आप उसे ओपन कर सकते हो, जब आप उसे बंद करना चाहो तब आप उसे बंद कर सकते हो। तो ये एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि उसे ओपन करना है तो वो करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, एक कुछ आपने पढ़ाई की होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो कल मैं अपना एक क्लिनिक ओपन कर लूँ, कुछ इक्विपमेंट ला के रख दूँ और फिर मैं बोलूँ मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे डिग्री हासिल करनी पड़ेगी और फिर मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो इसे शुरू करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट को मैं स्टार्ट कर सकती हूँ विद द साइनिंग ऑफ सर्विस एग्रीमेंट। तो कोई एक एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसे काम की जरूरत है, काम करने वाले की जरूरत है, और मैं वहां जाऊंगी, मैं एक सर्विस जो एग्रीमेंट है उसे साइन करूंगी और मैं वहां पे अपना जॉब या ड्यूटी को ज्वाइन कर लूंगी। तो ऐसा करके मैं अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकती हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट को शुरू किया जा सकता है खुद की मर्जी से नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर की मर्जी से। तो जब एम्प्लॉयर में मुझे एम्प्लॉयर को नीड है मेरी और मैं वहां पे ज्वाइन करती हूँ, तो इस तरीके से मैं वहां उस एम्प्लॉयमेंट को शुरू कर सकती हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका 5वीं पास होना, 10वीं पास होना, 12वीं पास होना जरूरी है। तो बिजनेस आप बिना कोई पढ़ाई किए भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है तब भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। प्रोफेशन में आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है उस जॉब के नेचर के ऊपर। तो अगर आपको हायर किया जा रहा है एज अ, मतलब मैनेजमेंट करने के लिए, एज अ मैनेजर आपको हायर किया जा रहा है, तो आपसे कुछ पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट की जाएगी।
लेकिन आपको हायर किया जा रहा है एज अ प्यून, कि आपको प्यून का काम करना है, या फिर आपको एज अ वर्कर हायर किया जा रहा है कि साफ सफाई करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए डिपेंड करता है कि उस जॉब की डिमांड क्या है। तीसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगाना है। तो बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जनरली आप ये कह सकते हो कि बिजनेसमैन में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जबकि प्रोफेशन में आपको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होता है बट कम चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे लॉयर बनना है तो मेरे पास एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स मुझे मिलने आ सके। उसके अलावा मेरे पास कुछ नॉर्मल फर्नीचर होना चाहिए, जैसे टेबल हो जाए, चेयर हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, एंड दैट्स इट। मुझे ज्यादा कुछ चीजें नहीं चाहिए अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन बिजनेसमैन को बहुत कुछ चाहिए, उसे दुकान तो चाहिए ही। इसके अलावा उसमें उसको अगर वो प्रोडक्शन करने वाले हैं तो मशीन्स चाहिए जो लैक्स एंड करोड्स की आएगी। इसके अलावा फर्नीचर तो चाहिए ही, कुछ और कंप्यूटर्स वगैरह भी चाहिए, स्टॉक वगैरह भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। तो इसके लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। प्रोफेशन में कम लगेगा, एम्प्लॉयमेंट में लगेगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो। तो जब आप किसी और के अंडर काम कर रहे होते हो तो सारा इन्वेस्टमेंट उस पर्सन ने किया होता है, मतलब एम्प्लॉयर ने किया होता है। तो एम्प्लॉय इस केस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। चौथा हो जाएगा रिस्क। रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा पैसा लगाया हुआ है उतना ज्यादा रिस्क होता है। तो क्योंकि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज्यादा किया हुआ है तो रिस्क यहाँ पे ज्यादा होगा। प्रोफेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कम किया है तो रिस्क यहाँ पे कम होगा। और एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो रिस्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है मालिकाना हक। तो मान लीजिए आज मैं कोई बिजनेस वुमेन हूँ और कल को मैं चाहूँ कि मेरे बिजनेस को मेरा बेटा या मेरी बेटी संभाले, तो क्या मैं ये ओनरशिप टाइटल उसे ट्रांसफर कर सकती हूँ इजीली? आप कई बार देखते होंगे, जैसे अभी मुकेश अंबानी जी हैं तो उनका बिजनेस चल रहा है, उनके बाद उनके बिजनेस को कौन संभालेगा? उनके बेटे अनंत अंबानी। तो वैसे ही क्या है कि अपने बिजनेस की ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन प्रोफेशन की पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन की पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो मैं डॉक्टर हूँ और मैं बोलूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा ही डॉक्टर बनेगा या मेरी गद्दी पे मेरा बेटा बैठकर लोगों का इलाज करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे भी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं किसी बॉस के अंदर काम करती हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉयर है जिसके अंडर में एम्प्लॉय हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कल से मैं काम करने नहीं जाऊँ बल्कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वहां पे काम करने जाए, तो मैं उसे नहीं बोल सकती कि कल से मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आएगा। मैं सिर्फ उसे ये बोल सकती हूँ कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे काम से निकलना है। अब मेरी जगह कौन लेगा ये वो डिसाइड करेगा, मैं नहीं। मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी जगह मेरे बेटे को ही रखना पड़ेगा। मैं निकल सकती हूँ पर मेरी जगह कौन आएगा ये वो डिसाइड करेंगे। इसके बाद है रिवॉर्ड क्या होता है। तो बिजनेस करने अगर आप कर रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। वैसे ही अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिलती है? फीस। वैसे ही अगर आप किसी और के अंडर काम कर रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिलेगा? सैलरी एंड वेजेस। तो आप डॉक्टर को या इंजीनियर को या फिर किसी लॉयर को आप प्रॉफिट देकर नहीं आते हैं, आप उन्हें सैलरी देकर नहीं आते हैं, आप उन्हें फीस देकर आते हैं। वैसे ही आप अपने स्कूल में टीचर्स को क्या देते हैं? फीस, क्योंकि वो प्रोफेशन है। लेकिन अगर आप किसी और के अंडर काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। सैलरी और वेजेस में फर्क होता है। बेसिकली जो सैलरी होती है वो मंथली होती है और वेजेस जो होते हैं वो डेली के होते हैं। सैलरी स्किल्ड एम्प्लॉय को दी जाती है जो थोड़े मैनेजरियल स्किल में काम करते हैं, जो थोड़े अपर लेवल पे काम करते हैं। और वेजेस लेबरर्स को दी जाती है, जो वर्कर्स होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादा जो लेबर्स होते हैं उन्हें दी जाती है। तो प्रॉफिट इसका रिवॉर्ड है बिजनेस का, फीस प्रोफेशन का, और सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉयमेंट का। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आप इसे याद कैसे करेंगे? तो इनको याद करने के लिए आपके पास दो ट्रिक्स हैं। पहले हम ट्रिक्स की बात करेंगे। पहली, क्वीन सिंड्रेला इज रीडिंग रॉयल टेल्स। क्वीन सिंड्रेला इज रीडिंग रॉयल टेल्स। तो क्वीन मतलब आपको क्या देखने हैं? सबके इनिशियल्स देखने हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है क्यू, क्यू से क्या हो जाएगा? क्वालिफिकेशन। और आप इसे तुरंत याद भी करते जाएंगे। बिजनेस में क्वालिफिकेशन नहीं, प्रोफेशन में कंपलसरी है, एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। फिर आता है सी। सी से हो जाएगा कमेंसमेंट। शुरू कैसे होता है? तो बिजनेस शुरू करते हैं हम अपनी स्व इच्छा से, विथ अवर ओन विल। प्रोफेशन स्टार्ट होता है डिग्री से और एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है जब एम्प्लॉयर आपको रखना चाहेगा एट द विल ऑफ एम्प्लॉयर।
इसका मतलब जब आप सर्विस एग्रीमेंट साइन करते हैं तब। इसके बाद आ जाएगा इज, तो आई से आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में सबसे ज्यादा, प्रोफेशन में उससे कम, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं। फिर आर से हो जाएगा रिस्क, रिस्क इन्वेस्टमेंट के जैसा ही होता है, बिजनेस में सबसे ज्यादा, इन्वेस्टमेंट में उससे कम और प्रोफेशन में उससे कम और एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम, या एम्प्लॉयमेंट में चाहिए ही नहीं हमें। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, रीडिंग हो गया। इसके बाद रॉयल, तो रॉयल मतलब आर से क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिवॉर्ड, तो बिजनेस का रिवॉर्ड आपका प्रॉफिट, इसके बाद प्रोफेशन का रिवॉर्ड फीस, और एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, सैलरी और वेजेस। लास्ट में आता है टेल्स, टेल्स में टी से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बिजनेस में पॉसिबल है, प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एक ट्रिक हो जाएगी, क्वीन सिंड्रेला इज रीडिंग रॉयल टेल्स, क्वीन सिंड्रेला इज रीडिंग रॉयल टेल्स। ओके, दूसरा हो जाएगा CQIRRT, अगर आप इसको थोड़ा सा साथ में पढ़ने की कोशिश करें तो हम इससे बोलेंगे सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी, बस इसका स्पेलिंग अलग है, सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी, तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि सिक्योरिटी से भी आप याद करेंगे तो सी से अगेन वही कमेंसमेंट, फिर क्यू से क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, रिवॉर्ड एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों में से आपको जो समझ में आए आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है, इसका मतलब बिजनेस को किया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसे हम करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ मनी। दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, तो या तो आप इसमें प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या तो प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो आप गुड्स या सर्विसेज कुछ भी देना चाहें, उनमें से अगर आपको या तो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, या कहीं और से खरीद कर उसे देना पड़ेगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट में से कोई एक काम करना आपके लिए कंपलसरी है। तीसरा है सेल्स और एक्सचेंज। अब जो आपने सामान खरीदा है, अगर उसे आपने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदा है, आप चिप्स का पैकेट लेकर आए और उसे खोला खा लिया, तो ये बिजनेस नहीं है। आपने जो परचेज किया अगर आपने खुद के लिए किया है तो वो बिजनेस नहीं माना जाता है। जो आपने परचेज किया है उसे आपको या तो सेल करना पड़ेगा, या तो उसे बेचना पड़ेगा, या तो उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा फॉर सम अदर थिंग, तो ही आप उसे बिजनेस कह सकते हो, नहीं तो नहीं। तो सेल जो परचेस आपने किया है, इफ दैट इज फॉर द ओन सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज नॉट द बिजनेस। जैसे कि फार्मर अगर कल्टीवेशन कर रहा है अपने खुद के लिए, अपने खुद की फैमिली के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा, उसे वो प्रोडक्शन सेल करना पड़ेगा अगर उसे बिजनेसमैन का टाइटल चाहिए तो। फिर हम बात करते हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, G&S का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो लोग जो ये एक्सचेंज पर प्रोडक्शन एंड सेल करते हैं वंस इन अ वाइल, वो बिजनेसमैन नहीं होते। मान लो मैंने 10 साल पहले अपना कोई घर खरीदा और फिर मुझे अब वो नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं और घर शिफ्ट करना है और मैंने इसे बेच दिया, तो देखो मैंने परचेज भी किया, मैंने सेल भी किया, बट स्टिल आई एम नॉट अ बिजनेस वुमेन, क्योंकि मैंने ये वंस इन अ वाइल किया है। वैसे ही मैं अगर कोई ड्रेस परचेज करके आई, मुझे वो साइज अच्छी नहीं, फिटिंग नहीं आ रही थी, या मुझे उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी किसी फ्रेंड को वो बेच दिया, 500 में लेकर आई, मैंने उसे 550 में दे दिया, तो प्रॉफिट भी अर्न किया, परचेज भी किया, सेल भी किया, बट स्टिल इट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि वंस इन अ वाइल किया। वहीं अगर मेरा कपड़े का खुद का शोरूम होता तो मैं बिजनेस पेमेंट होती, क्योंकि अब मैं ये काम रेगुलरली करूंगी। तो ये क्या है, बाइंग एंड सेलिंग वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस, एक दो बार किया तो बिजनेस नहीं है। जैसे कि इफ अ पर्सन सेल्स हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस, इट ही इज नॉट डूइंग द बिजनेस। लेकिन हाँ, अगर वो इसी में ही काम करता है, इसी फील्ड में काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करता है और घर बेचता रहता है, खरीदता रहता है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, फिर वो बिजनेसमैन बन जाएगा। फिर है प्रॉफिट अर्निंग, तो प्रॉफिट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर आप कोई भी परचेज सेल कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपने 50 का सामान खरीदा और फिर उसे ऐसे ही किसी को बेच दिया, सेल कर दिया, ऐसे ही दे दिया, फ्री में दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिजनेस नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप 50 में हमेशा सामान लेते हो और 50 का ही सामान किसी और को दे देते हो, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, तो आप बिजनेस में नहीं माने जाओगे। हाँ, वंस इन अ वाइल ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ खरीदा और फिर क्योंकि वो सामान बिक नहीं रहा था तो आपने उसको लॉस में या उतने ही रेट में आपने बेच दिया, वो बात अलग है। लेकिन जनरली आप क्या करोगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे। अगर प्रॉफिट एब्सेंट है,
स्टिल यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है जहाँ पे प्रॉफिट मिसिंग है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते हैं। जैसे मैंने गुड्स खरीदे और फिर उस गुड्स को मैंने चैरिटी में दे दिए, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था, तो इस ट्रांजेक्शन को मैं क्या कहूँगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहूँगी, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। इसके बाद फिर लास्ट है रिस्क या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस जनरली लोग नहीं करते, हम जॉब के पीछे ज्यादा भागते हैं। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है या रिस्क होता है। तो ये सर्टेन नहीं है कि बिजनेसमैन को हमेशा ही एडिक्वेट प्रॉफिट होंगे, हो सकता है कि उसे कई बार लॉस हो जाए या उसके जो प्रॉफिट्स है वो कम है, मतलब इतने प्रॉफिट्स नहीं है कि आप सरवाइव कर पाओ। तो हो सकता है कि कभी वहां पे प्रॉफिट हो सकता है कभी प्रॉफिट नहीं हो। इसी चीज को हम कहते हैं कि वहां उस बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। और ये रिस्क हमेशा ही बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट होता है। बिजनेस से रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। हाँ, उसे आप कम कर सकते हो पर आप उसे एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर आपने रिस्क को हटा दिया तो प्रॉफिट भी हट जाएगा, और प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। आपने सुना होगा जितना ज्यादा रिस्क लोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, और रिस्क जितना कम होगा प्रॉफिट उतना कम होगा। तो इसकी वजह से जो रिस्क है वो तो आपका हमेशा रहेगा ही, और रिस्क को हटाया तो प्रॉफिट हटेगा, तो मतलब फिर वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो इसको भी याद करने के लिए आपकी दो ट्रिक्स हो जाएंगी। एक है पेरी पेरी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा रेड सॉस। पेरी पेरी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा रेड सॉस। आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि आप भी मेरे साथ ये बोलें ताकि आपको याद रहे। पेरी पेरी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा रेड सॉस। पेरी पेरी का मतलब क्या हो जाएगा, एक पेरी से आपका हो जाएगा प्रॉफिट, दूसरे पेरी से हो जाएगा प्रोडक्शन। रिक्वायर्स से हो जाएगा रेगुलर एक्टिविटी, ऑन अ रेगुलर बेसिस होना चाहिए। इसके बाद फिर एक्स्ट्रा से आपका हो जाएगा ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेड से मतलब दूसरे आर से आपका हो जाएगा रिस्क। सॉस एस से आपका हो जाएगा सेल्स। या आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे पेरी पेरी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा रेड सॉस। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट, रिस्क, देन रेगुलर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्योंकि कनेक्टेड है तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि आपका प्रोडक्शन और सेल्स रिलेटेड है, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट और रिस्क रिलेटेड है, इसके अलावा फिर आपका ये रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड है। इसके बाद दूसरा ट्रिक जो है वो है प्रेस। प्रेस, यहाँ पे पी दो बार आएगा, आर दो बार आएगा, ई और एस। एक पी से क्या हो जाएगा प्रॉफिट, दूसरे पी से क्या हो जाएगा प्रोडक्शन। एक आर से क्या हो जाएगा रेगुलर, दूसरे आर से क्या हो जाएगा रिस्क, ई से इकोनॉमिक और एस से क्या हो जाएगा आपका सेल्स। तो आप दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं चीज को याद रखने के लिए, या तो प्रेस या फिर पेरी पेरी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा रेड सॉस। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है द पर्पस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करने के पीछे आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल लिखा हो या इकोनॉमिक लिखा हो दोनों सेम है। दूसरा है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो बिजनेस के खुद के लिए होता है, कि बिजनेस अपने आप को कहाँ देखना चाहता है या वो अपने आप के लिए क्या करना चाहता है। सोशल का मतलब होता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या देना चाहता है या उनके लिए क्या करना चाहता है। इसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये तीनों एक ही नाम है और इसका मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं या उन्हें हम क्या देना चाहते हैं वो हम कवर करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं या तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड तीसरा होता है ग्रोथ। इसे हम जियो कंपनी के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जब जियो की सिम पहली बार मार्केट में आई थी तो आपको याद होगा कि वो 3 महीने के लिए फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये मार्केट में एंटर की थी तो उस टाइम पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे। जियो के अलावा कई सारी सिम्स थी मार्केट में,
तो जियो चाहता था कि वो अपने कॉम्पिटिटर को कंपटीशन दे सके और उससे आगे निकल सके, तो उसके लिए उसने फ्री में अपने जियो की सिम को मार्केट में लॉन्च किया ताकि ये अपना सर्वाइवल एग्जिस्ट या सर्वाइवल इंश्योर कर सके। इसके बाद जब ये सर्वाइवल हो चुका, हर घर में एक जियो की सिम आ चुकी, फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपने डेटा के प्राइसेस को बढ़ाना शुरू किया। इतना महंगा इंटरनेट आज से पहले कभी नहीं था, जब जो जियो के आने के बाद आना स्टार्ट हुआ है। तो उसने फिर क्या किया, अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ किया। और तीसरा है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि आज हम जहाँ पर हैं कल उससे बेटर पोजीशन पे हो, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ हम बिजनेस की टर्म्स में अगर बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है 4 चीज़ें इंश्योर करना। एक होता है सेल्स, दूसरा होता है लाइन ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा होता है ब्रांचेस और चौथा होता है एम्प्लॉयज़। तो ग्रोथ का मतलब है कि या तो पिछले साल आप जितना आप बेच रहे थे, सेल्स कर रहे थे, इस साल आप उससे ज़्यादा सेल्स करो। दूसरा है लाइन ऑफ प्रोडक्ट, पहले आप जितनी चीज़ें बेचते थे आज उससे ज़्यादा चीज़ें बेचो। मतलब पिछले साल अगर आप पेंसिल बेच रहे थे तो इस साल आप इरेज़र, शार्पनर, पेन, मार्कर, हाइलाइटर्स ये सब बेचना भी शुरू करो। फिर आती है ब्रांचेस। तो पहले आपकी ब्रांचेस सिर्फ एक सिटी में थी, तो अब उस पूरे स्टेट की हर एक सिटी में होनी चाहिए, या अलग अलग स्टेट्स में होनी चाहिए, या अलग अलग कंट्रीज़ में होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं ग्रोथ। इसके बाद है आपके एम्प्लॉयज़। पहले आपके अंडर में सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ काम करते थे और अब 40 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो ये भी क्या दिखाता है, ग्रोथ। तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो जब हम इसको इंडिविजुअली अगर समझिए तो सर्वाइवल वो फेज़ होता है जब हम सिर्फ कंपटीशन के रहते मार्केट में अपनी पोजीशन जमाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन इंश्योर करना चाहते हैं। तो इस फेज़ में हमारा मेन मोटिव ये होता है कि कम से कम अपना उतना तो रेवेन्यू हम अर्न कर पाएँ जितना कॉस्ट लग रहा है। तो मान लीजिए अगर मैंने आज एक कोई छोटी सी चीज़ ले लेते हैं कि फुल्की का ठेला मैंने ओपन किया, पानी पूरी का ठेला ओपन किया, और अभी ये मेरा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाला फेज़ है, तो सर्वाइवल इंश्योर करना है। तो इसमें मेरा मेन मकसद क्या होगा कि मेरा दिन का उसमें जितना खर्चा लग रहा है कम से कम मैं उतना तो रिकवर कर पाऊँ, उतनी सेल्स हो रही हो जितना मेरा खर्चा लग रहा है। फिर हमारा आता है दूसरा फेज़। अगर मेरा उतना निकल रहा है, मेरा उतना सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो चुका है, मैंने जब अपने कॉम्पिटिटर्स को एक टफ कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया है, तो अब मेरा जो दूसरा मोटिव होगा वो रहेगा अपने लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसका मतलब मेरा जितना कॉस्ट लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मेरा रेवेन्यू होना चाहिए। तो पहले फेज़ में अगर मेरे दिन का खर्चा 500 था तो कम से कम मुझे 500 की सेल्स करनी है, मुझे इतना दिमाग में रहता था। और अब मेरा क्या रहेगा कि अगर मैंने 500 रुपये का खर्चा किया है तो मुझे जो मिल रहा है वो उससे कई ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कम से कम मुझे 1000 का सामान, 1500 का सामान बेच पाऊँ। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि वही सेल्स बढ़ाना, ब्रांचेस बढ़ाना, एम्प्लॉयज़ बढ़ाना या लाइन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना। तो एक बार अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप उसे दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे इन द कंपनी, और फिर आप अपनी सेल्स, एम्प्लॉयज़, ब्रांचेस और ये लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके अपनी सक्सेस को इंश्योर करेंगे, ग्रोथ इंश्योर करेंगे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा हमारे दूसरे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बहुत शॉर्ट में लिखी हुई हैं ताकि केस स्टडीज़ को आप क्रैक कर सकें, पर इस पे आने से पहले हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको 5 तरह की चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जिसमें पहला आता है आपका क्वालिटी गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो क्वालिटी गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस, ये हमारा होता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि एक दुकानदार जो भी सामान बेच रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसकी कीमतें काफ़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे कोई भी कस्टमर अपना कोई भी सामान जब खरीदता है तो पहले यही सोचता है कि क्या ये मुझे सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो जब उसको लगता है कि इस प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है या वो उस कस्टमर को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर पाएगा तो ही वो सामान खरीदता है, और वो भी वो सामान जो है वो उसके बजट में होना चाहिए। तो आज का जो कस्टमर है वो प्राइस कॉन्शियस और क्वालिटी कॉन्शियस है। जब तक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और उसकी प्राइस अफोर्डेबल नहीं होती तब तक वो उसे खरीदता नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो क्वालिटी का जो मतलब होता है वो अलग अलग गुड्स के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग होता है।
तो अगर हम कोई खाने पीने की चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम पल्सेस की बात कर रहे हैं, जैसे हम राइस की बात कर रहे हैं, वीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब होता है प्योरिटी, कि ये प्योर होने चाहिए, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं हुआ हो, कोई मिलावट नहीं हुई हो। लेकिन वहीं हम किसी एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होने चाहिए। एक बार हमने टीवी ले ली तो वो सालों साल चलनी चाहिए, या एक बार हमने फ्रिज ले ली तो वो सालों साल चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिटी का मतलब होता है वो अलग अलग होता है। वैसे अगर आप सिलेंडर या फिर प्रेशर कुकर, इन सब इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो क्वालिटी का मतलब होता है वो होता है सेफ्टी, कि ऐसा नहीं हो कि इन अप्लायंसेस को हम यूज़ करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या फिर वो फट जाए, आग लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग गुड्स के पर्सपेक्टिव में क्वालिटी का मतलब अलग अलग होता है। इसके बाद फिर हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब होता है कि किसी भी दुकानदार को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या आता है? जैसे ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे एडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। या फिर रॉन्ग एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने ये मार्केट में दिखा दिया कि सामान अवेलेबल नहीं है और फिर उसे बिलो द टेबल, मतलब छुपाकर, मेन मार्केट से छुपाकर आपने किसी पर्सन को उससे ज़्यादा प्राइसेस में दे दिया, तो इसे हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। और इससे जो आप पैसा कमाते हो वो आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करते हो, आप उसे छुपा कर रखते हो। फिर होता है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है कि मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल थी पर आपने उसको थोक में बहुत ज़्यादा सामान खरीद के रख लिया ताकि मार्केट से वो चीज़ की उसमें कमी आ जाए, तो मार्केट से वो चीज़ एब्सेंट हो जाए, ताकि आप ही के पास सिर्फ वो प्रोडक्ट्स नहीं और आप उससे ज़्यादा प्राइसेस में बेच पाओ। फिर आता है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ों में आप जब कुछ मिला देते हो। जैसे अगर आपने राइस में कुछ वाइट प्लास्टिक पार्टिकल्स मिला दिए तो ये सब क्या हो जाता है? एडल्ट्रेशन हो जाता है। जैसे आपने दूध में देखा होगा पनीर में मिलावट होती है, तो ये सब क्या है? एडल्ट्रेशन है। वैसे ही कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट एग्जेजरेट करके नहीं बतानी चाहिए। एग्जेजरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने बढ़ा चढ़ा कर बता दी। जैसे अगर आप ये पर्टिकुलर क्रीम लगाएंगे तो एक रात में ही आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, या आप ये पर्टिकुलर तरीके का ऑयल लगाएंगे तो आपके जो बाल है वो एक महीने में ही काफ़ी सारे लंबे और बहुत घने हो जाएंगे। ऐसे फॉल्स क्लेम आपको अपने प्रोडक्ट के नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक बार तो कोई कस्टमर को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन वो कस्टमर आपके पास दोबारा फिर कभी नहीं आएगा अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो तो। तीसरा होता है अवॉइड पॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप जब हम बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो प्रोडक्शन करे तो उससे होने वाले पोल्यूशन को वो कंट्रोल करके चले। इसका मतलब प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस वेस्ट को वो ठीक तरीके से या तो ट्रीट करे, उसे नदियों में नहीं बहाए, उसे लैंड में वो डंप नहीं करे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉल्यूशन को हटाने के लिए, और इसके साथ साथ उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स को भी यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट्स बना रहा है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। कल को आप अगर उस प्रोडक्ट को मतलब बाहर फेंक दो तो कुछ ही महीनों में वो इन्वायरमेंट उसे डिसॉल्व कर ले, ऐसा वो प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो प्रोसेस भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। चौथा होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से डील करने में बिजनेसमैन अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और वो कंट्रीब्यूशन कैसे देगा? क्योंकि उसके पास दो सोर्सेस होते हैं, दो मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन के। या तो वो प्रोडक्शन कर सकता है एम्प्लॉयमेंट या लेबर इंटेंसिव मेथड से, या वो प्रोडक्शन कर सकता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड से। तो अगर उसके पास ऑप्शन है कि वो लेबर्स को काम में लगाकर अपना प्रोडक्शन कर सकता है तो उसे मशीन्स ना लेकर लेबर से काम निकलवाना चाहिए, ताकि उसका प्रोडक्शन तो हो ही जाए, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सोसाइटी में। तो सोसाइटी का भी इसमें थोड़ा सा भला हो जाएगा, या सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा क्वालिटी गुड्स होने चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में। इसके अलावा जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो आप नहीं करेंगे। इसके बाद है आपका अवॉइड पॉल्यूशन, एंड इसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद कुछ आपकी आती है कि आपको सोशल बेनिफिट के लिए भी कुछ करना चाहिए, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए। जैसे आपको क्या कर सकते हो, जो गवर्नमेंट या NGOs हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, और बिजनेसमैन अगर चाहे तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।
तो ये सारी चीज़ें करके वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। अब इसमें पॉल्यूशन आ जाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके आसपास जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा हो, वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, या फिर वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हो, ये आपको इंश्योर करना चाहिए। अब वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाना। जैसे अभी जो आप अकाउंट्स पढ़ेंगे वो आप कॉपी में पढ़ेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेकिन वहीं जब आप किसी कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए और उसके अकाउंट्स आप संभालेंगे तो वो हम जनरली कंप्यूटर में कर रहे होते हैं। तो जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये आपको कौन सिखाती है? वोकेशनल ट्रेनिंग। वैसे ही आप यहाँ पर जो बिज़नेस पढ़ रहे हो और एक्चुअली जो बिज़नेस होता है प्रैक्टिकली उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो थ्योरी में आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो वो प्रोग्राम्स भी आपको चलाने चाहिए। इसके अलावा आपको कम्युनिटी और सोशल सर्विस करना चाहिए, जैसे कि एनजीओ या गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम्स चलाते हैं तो आपको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अपनी सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी गुड्स देने चाहिए रीजनेबल प्राइसेस पे। तो इनमें से कोई भी चीज़ के बारे में अगर केस स्टडीज़ में अगर बात की गई है तो वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हाईलाइट कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए होते हैं? हमारी कंपनी में काम कर रहे कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। तो उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉम्पिटिटिव सैलरी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव, अच्छा इस सबको हम बाद में ट्रिक की हेल्प से याद कर लेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी और टाइमली सैलरी का मतलब ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलनी चाहिए, उनको कभी आपसे मांगना ना पड़े। तो अगर आपको पता है कि हर महीने की पहली तारीख को मुझे सैलरी देनी होती है तो आप उन्हें बिना मांगे हर महीने पहली तारीख को आप उन्हें सैलरी दे दो। और कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं उसी हिसाब से आप उनको पेमेंट करेंगे। किसी वर्कर की या किसी लेबर की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आप उसे कम पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर हम बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं तो उन्हें हम कम पैसे देकर टाल देते हैं, या फिर हम विमेन से काम करवाते हैं तो हम उन्हें उतने अच्छे वेजेस नहीं देते, हम पार्शलिटी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। जिन कंडीशंस में आप उनसे काम करवा रहे हो वो हेल्दी कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब उस वर्क प्लेस पर उस लेबर के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो, उसकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर है आपके प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग, मेडिकल एंड एजुकेशन। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो लेबर्स होते हैं वो दूसरे स्टेट से आते हैं आपके लिए काम करने के लिए। ऐसे में वो कहाँ रहेंगे, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। अगर काम करते करते उनको कुछ हो जाता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनका कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेडिकल सारे एक्सपेंसेस आपको बियर करने चाहिए। साथ ही में उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना या फिर उनकी फ़ीस को आपको पे करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जब वो काम करना शुरू करेंगे तो एक्चुअल में उनको काम करना आता नहीं है, तो ये काम आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा कि काम एक्चुअल में कैसे करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग देना। फिर जब वो काम करना शुरू करेंगे तो जो बेटर काम करेगा आपको उसे प्रमोट करना है टू द हायर रैंक्स, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये भी आपका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। लास्ट है पीयर रिकॉग्निशन। हर एक पर्सन आपके यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, उसको अपनी खुद की ग्रोथ भी चाहिए, उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उसको चाहिए कि आप उसके काम को एक्नॉलेज करो। तो जब वो देर रात तक जाके आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है, आपकी कंपनी को कोई बड़े क्लाइंट्स दिलवाता है या फिर आपकी कंपनी की सक्सेस में वो कंट्रीब्यूट करता है, तो आप उसे उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, आप उसे रिवॉर्ड दो उस चीज़ का। तो ये भी उसके लिए ज़रूरी है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को याद करेंगे तो उसे हम, वैसे तो 3 ही हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिक देखनी है तो उसकी ट्रिक हो जाएगी GPS। GPS हमें पता है ट्रैक करना होता है लोकेशन को, तो हम GPS का यूज़ करते हैं। इसमें G का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रोथ, P का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट, और S से आपका हो जाएगा सर्वाइवल। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल में आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स आपने मेनली पढ़े, इसके अलावा आपने थोड़े बहुत चीज़ें अलग से भी देखी। ये जो ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको याद करना है तो आप इसकी ट्रिक हो जाएगी एस सी, सी के जैसा, समुद्र के जैसा। तो एस सी
ए से क्या हो जाएगा, अवॉइड पॉल्यूशन। एस से आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। दूसरे एस से क्या हो जाएगा, सोशल कंट्रीब्यूशन या फिर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। इसके बाद फिर ई से क्या हो जाएगा आपका, तो ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड लास्ट ए से क्या हो जाएगा, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये आपके हो जाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरे जो कि पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप सीक्वेंस से याद रखेंगे। सीक्वेंस का मतलब ये है कि जब भी कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम करने चाहता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा, सैलरी के बारे में। तो आप उनको टाइमली एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी दें। अब देखो, सारी सैलरी कैश में नहीं मिलती, कुछ सैलरी मिलती है इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स। जैसे आपको वो रहने के लिए जगह दे देंगे, आपके बच्चों की फीस दे देंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अदर इंसेंटिव्स भी कितने हैं वो भी आप वहाँ पे देखेंगे। अदर इंसेंटिव्स कितने हैं वो भी आप उनसे पूछेंगे। इसके बाद फिर तीसरी चीज़ जो आप देखेंगे वो होगा वर्किंग कंडीशन कैसी है। आप काम करने की जगह को देखेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस काम को करने में मेरी जान भी जा सकती है, एक्सीडेंटल रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है, या फिर मेरी हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद जब यहाँ तक सब सही होगा तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि आपको काम करने आता नहीं है तो आप डिमांड करोगे कि ट्रेनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है ये आपको वो सिखाएंगे। इसके बाद आप काम करने जब शुरू करेंगे तो आपको फिर क्या चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, कि जब काम करने आ जाएगा तो टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। लास्ट थिंग, अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो सब पैसों से ही रिलेटेड था। अब आपके लिए सिर्फ पैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपके लिए एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर पीर रिकॉग्निशन, हर एक इंसान जो आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको उसे रिकॉग्नाइज करना है, ये भी आपकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। ट्रिक हो जाएगी GPS, इसका है आपका एज सी, और बाकी सारी चीज़ें आपको सिर्फ याद करनी है तो उसके लिए आप 4 ECGQ से भी याद कर सकते हैं। तो 4 ECGQ का मतलब क्या होता है, 4E मतलब 4 तरह के E आपके आ जाएंगे। एक ई से हो जाता है आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक ई से आपका हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरे ई से आपका हो जाएगा एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, चौथे ई से आपका हो जाएगा ये इकोनॉमिक वेल्थ, तो अपनी इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन देना। सी से हो जाएगा सिविक एक्टिविटीज़, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि एज अ सिविलियन बिजनेसमैन से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि वो पॉल्यूशन नहीं करेगा, इसके अलावा वो ज़्यादा नॉइज़ मतलब नहीं करेगा, या फिर अगर उसकी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन निकल रहा है, तो वो अपनी इंडस्ट्री को रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगाएगा, आप कहीं दूर लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी सिविक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा जी से हो जाएगा गवर्नमेंट और NGO को सपोर्ट देना, और फिर क्यू से हो जाएगा क्वालिटी गुड्स। तो ये आपका रहेगा कि इसमें से अगर कोई भी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है तो आपको जल्दी से स्ट्राइक करे कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अदरवाइज आपको वो जो हेडिंग्स याद करनी है वो 5 हो जाएंगी एस सी। और पर्सनल का जो था वो कोई ट्रिक नहीं थी बल्कि उसका एक सीक्वेंस था, तो उससे आप उसे याद करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, हमें प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट के रोल में वही GPS आ जाएगा। पहला ग्रोथ, दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, दूसरा प्रॉफिट का ही रोल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा परफॉर्मेंस, और ऐसे आपका हो जाएगा सर्वाइवल। तो पहला क्या हो जाएगा सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन तब तक लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक उसे इनफ प्रॉफिट नहीं मिल रहे हों। तो प्रॉफिट जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो बिजनेसमैन की नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हूँ ताकि सोसाइटी की नीड्स फुलफिल हो जाए, बट इन रिटर्न मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर सकूँ। तो प्रॉफिट वो चीज़ करता है। तो कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा देर तक अपनी दुकान ओपन नहीं रखेगा, ज़्यादा देर तक अपने बिजनेस को नहीं चलाएगा अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो। फिर हम बात करते हैं एक्सपांशन एंड ग्रोथ। तो जब हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो इसका एक पोर्शन हम हमेशा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारे ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ें, ताकि हम ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करें, ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो, ताकि उसकी मार्केटिंग वगैरह करें। तो ये सारा जो पैसा है वो हम दोबारा अपने बिजनेस पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन आएगा। एक्सपांशन का मतलब होता है कि ज़्यादा ब्रांचेस ओपन होंगी, हम और एक्सपांड कर पाएंगे, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम अलग अलग तरह की चीज़ें बना पाएंगे।
जैसे हमने एग्जांपल लिया था पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये डाइवर्सिफिकेशन है। वैसे ही अगर हम बात करें, अगर आप पिज़्ज़ा में जाएंगे तो पिज़्ज़ा 100 तरह के आते हैं, तो ये उनकी डाइवर्सिफिकेशन है। या पिज़्ज़ा के साथ साथ अगर मान लो डोमिनोज बर्गर्स बेचना शुरू कर दे, तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, उसकी डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, और ये हमारे लिए प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें जो पैसा चाहिए होता है उसके लिए सबसे रिलायबल सोर्स आपका खुद के प्रॉफिट्स होते हैं। तो जब आपको बिजनेस में पैसा लगाना है तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, आप किसी रिलेटिव से भी लोन ले सकते हो, आप शेयर्स वगैरह भी इशू कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स होता है और टेंशन फ्री सोर्स होता है वो आपका खुद का पैसा होता है। तो उस पैसों से आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तो। फिर हम बात करते हैं सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, ये भी कैसे पता चलता है आपके प्रॉफिट से। जनरली एक बिजनेसमैन जिसके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है। और अगर कोई बिजनेसमैन जिसने जो सालों से बिजनेस चला रहा है पर उसके प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो प्रॉफिट इज इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रॉफिट ये बताता है कि आपके मैनेजमेंट कितना अच्छा है या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो कितना बेटर है। ठीक है, तो आपकी खुद की एबिलिटी या आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है आपके प्रॉफिट से। जैसे अभी आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है विथ योर मार्कशीट। तो अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो माना जाता है कि आप बहुत एफिशिएंट हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इन द स्टडीज़। और वहीं अगर मार्क्स कम है तो आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा कि नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो वैसे ही बिजनेसमैन के लिए वो इंडिकेटर क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये है आपका सर्वाइवल, ये है ज़्यादा प्रॉफिट्स या ग्रोथ, और ये है हमारे परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी। फिर हम बात करते हैं रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जो बिजनेसमैन होता है वो जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसमें रिस्क होता है, और वो इस रिस्क को सिर्फ इसीलिए बियर करता है बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर उसको अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो कभी भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो रिस्क लिया ही इसलिए जाता है ताकि वो उसका प्रॉफिट हो। तो हायर रिस्क का मतलब होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लोअर रिस्क का मतलब होता है कि प्रॉफिट कम होगा। तो जितना ज़्यादा वो रिस्क लेता है उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। तो जब एक कंपनी है जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी मार्केट में उसका नाम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेपुटेशन ज़्यादा होगी, गुडविल ज़्यादा होगा। वही कोई कंपनी जो प्रॉफिट इनफ अर्न नहीं कर रही है तो उसकी रेपुटेशन, गुडविल ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है उससे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जब भी वो मार्केट से लोन लेने जाएगी तो इसे लोन जल्दी मिल जाएगा, जबकि ऐसी कंपनी जिसका नाम खराब है उसे लोन आसानी से नहीं मिलता। वहीं अगर एक अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी किसी भी एम्प्लॉयज़ को हायर करने चाहेगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें अपना फॉर्म फिल करेंगे। मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक रेपुटेड कंपनी में हमारी जॉब लगे, और अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी काम करना नहीं चाहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे या नहीं वो भी किस पे डिपेंड करता है, आपकी रेपुटेशन पे। तो यहाँ पर आपका 3 चीज़ें तो वही थी, GPS। दूसरा आप R और R से याद रख सकते हो। एक R हो जाएगा आपका रिस्क, दूसरा हो जाएगा रेपुटेशन। G से ग्रोथ, P से परफॉर्मेंस, S से सर्वाइवल। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये GPS RR हो गया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो हमने पहले देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इसके अलावा फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक जो होती हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज अगेन 2 तरह की होती है, एक होती है इंडस्ट्रीज, एक होती है कॉमर्स। इसका मतलब अगर तो आपको अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस 2 तरह से कर सकते हो, या तो अपने खुद की एक इंडस्ट्री ओपन कर लो या तो फिर आप कॉमर्स वाली फील्ड में चले जाओ। हम दोनों को इन डिटेल समझते हैं कि ये होते क्या है। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी जहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड में। तो आप एक फैक्ट्री समझ सकते हो जहाँ पे हम कच्चा माल लेकर आते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, वो क्या होती है, वो उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री का पर्पस होता है कि इंडस्ट्री हम बनाते क्यों हैं, तो वो इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें फिनिश गुड बनाकर उसकी यूटिलिटी बढ़ा सके। तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कच्चे माल को देखते हैं तो वो हमारा उतना यूजफुल नहीं होता, लेकिन जैसे हम उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं
तो उसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, उसकी आपकी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल। नेक्स्ट हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो अभी तक हमने देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फिर फर्दर तीन तरह की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बिजनेस होता है उस एक्टिविटीज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसमें इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, या तो फिर आप इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे या तो फिर आप कॉमर्स वाली फील्ड में जाएंगे। दोनों क्या होते हैं उसे हम जानते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है वो एक्टिविटी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे माल को यूजफुल प्रोडक्ट्स फिनिश गुड पे कन्वर्ट किया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है फॉर्म यूटिलिटी बनाना, मतलब यूटिलिटी क्रिएट करना। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में कितनी क्षमता है कि वो आपकी वांट्स को, आपकी डिजायर्स को फुलफिल कर सकती है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखने के लिए चाहिए, जैसे अगर स्क्रीन पे मुझे कुछ टाइप करना है तो मुझे एक पेन चाहिए, तो ये पेन क्या है? ये मेरे वांट को, मेरे डिजायर को, मेरी जरूरत को पूरा कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी यूटिलिटी हो जाएगी। वैसे ही किसी भी रॉ मटेरियल की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका प्रोडक्शन करना जरूरी होता है, मतलब क्योंकि कच्चा माल उतना यूजफुल नहीं होता जितना कि वो फिनिश गुड कन्वर्ट होने के बाद होता है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कई बार हम जो इंडस्ट्री का टर्म है, ये इंडस्ट्री का टर्म हम उसके लिए भी यूज करते हैं, उन ग्रुप ऑफ फर्म्स के लिए यूज करते हैं जो सिमिलर तरह के गुड्स बनाते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा ट्रेवल इंडस्ट्री है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बहुत सारी फर्म्स जो एक तरह जैसा काम कर रही है उसको टुगेदर भी हम इंडस्ट्री कह देते हैं। जैसे अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो कई सारे प्रोड्यूसर्स, कई सारे डायरेक्टर्स जो मूवीज बनाते हैं, उन सबको अगर हम कलेक्टिवली अगर बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? ये फिल्म इंडस्ट्री है। ओके, तो ये था हमारा इंडस्ट्री के बारे में। अब हम देखते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटीज जो आपके गुड्स को, बने हुए गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं कॉमर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार है तो वो कहाँ बनेगा? आपकी फैक्ट्री में बनेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है कहाँ तक? कस्टमर तक, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में रहते हैं। तो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये किसका काम रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो ये आपके कॉमर्स में आता है। वैसे ही हम बात करते हैं कि आपकी, और ये कॉमर्स जरूरी क्यों है? क्योंकि उन गुड्स का अपने आप में कोई भी यूज नहीं है जब तक वो कस्टमर तक पहुंचता नहीं है। तो मान लो ये पेन बन के बहुत सारे तैयार है आपकी फैक्ट्री में, लेकिन ये मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है या फिर किसी भी कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इन पेन का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो इस पेन को कस्टमर तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है जितना इस पेन को बनाना। और कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प कौन करेगा? कॉमर्स। तो इसमें यही वही सारे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और ये क्या है? इंडस्ट्रीज जहां पर वो गुड्स बन के तैयार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री को चूज करते हैं, मतलब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपना खुद का सामान बनाना है, तो अगेन फिर तीन तरह की इंडस्ट्रीज आती है। आप क्या प्राइमरी इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, या फिर टर्चरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के काम होते हैं, या तो हम कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, या तो हम रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम उस इंडस्ट्रीज को कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, और अगर हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इसका मतलब अगर आप प्राइमरी सेक्टर में जाने वाले हो तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि आप वहाँ पे इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड में। लेकिन यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो क्या होगा? नेचर होगा। तो आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ चीजें बनाएंगे। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या फिर भगवान ने जो जानवर बनाए हैं उनका यूज करके, उनके रिप्रोडक्शन से हम कुछ चीजें ले रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी, या तो फिर वो जेनेटिक इंडस्ट्री होगी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब आप, जैसे आप फिशिंग कर रहे हैं,
तो फिशिंग का मतलब क्या है कि एक पॉन्ड है जहाँ पे फिशेस आपने डाली नहीं है, वहां पे ऑलरेडी भगवान की बनाई हुई कुछ क्रिएशंस हैं जिसे हम फिशेस कहते हैं। अगर आप वहां से उन फिशेस को निकाल कर और फिर उसे मार्केट में बेचकर और उससे पैसा कमा रहे हो, मतलब आप फिशिंग कर रहे हो, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? प्राइमरी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्शन कर रहे हो फ्रॉम द नेचुरल थिंग। वैसे ही अगर आप माइनिंग करते हो, माइनिंग का मतलब क्या होता है? खदानें। तो जमीन के अंदर कोयला या फिर डायमंड, ये सब चीजें आपने नहीं रखी होती हैं, या गोल्ड आपने नहीं रखा होता है, ये अपने आप बनता है। तो अगर आप उससे जमीन से निकाल रहे हो और फिर उसे बेचकर पैसा कमा रहे हो, तो आप कौन सी इंडस्ट्री में हो? प्राइमरी इंडस्ट्री में हो। वैसे क्या हो जाएगा आपका? एग्रीकल्चर। अगर आप जमीन से कुछ उगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राइमरी। दूसरी तरफ क्या है? जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है कि आप जानवरों का यूज करके उनके प्रोडक्ट्स को बेचकर आप कुछ पैसा कमा रहे हो। तो अगर मैं अपना कोई पोल्ट्री फार्म ओपन कर लूँ और वहां पे अगर मैं मुर्गा बेच रही हूँ नॉनवेज बनाने के लिए, या फिर मैं एग्स बेच रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा जेनेटिक इंडस्ट्री। वैसे ही अगर आप कोई भी, जैसे अगर मैं डेयरी ओपन कर लूँ और डेयरी में मैं जो भी गाय भैंस है उनके दूध को बेचकर अपना पैसा कमा रही हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगी? जेनेटिक इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे मैं लिविंग क्रिएचर्स का यूज कर रही हूँ। इसके बाद मेरा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? ये इंडस्ट्रीज प्राइमरी गुड्स से, प्राइमरी इंडस्ट्री से निकलने वाले गुड्स को यूज करती है और उसकी यूटिलिटी पे बढ़ा देती है इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें जो भी चीजें मिली हैं, जैसे एग्रीकल्चर आपने किया और एग्रीकल्चर से आपको मिला शुगर केन, तो इस शुगर केन को वो यूज करेंगे ऐसे कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि शुगर, और फिर उसे बेचकर मार्केट में पैसा कमाएंगे। वैसे ही अगर मान लो राइस मिला है, तो राइस को परचेज करके उसे कन्वर्ट करेंगे फ्लावर में, मतलब उसके जो आटा होता है उसे, और फिर उस आटे को बेचकर वो पैसा कमाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जिसको बनाया या एक्सट्रैक्ट किया है प्राइमरी इंडस्ट्री ने, और इन गुड्स को वो यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल और फिर इसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे फिनिश गुड में। अब ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं, या तो आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे या तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। तो अगर आप प्राइमरी गुड्स के रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिर उससे कुछ फिनिश गुड बनाते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो जैसे कि अगर आपको वहां से मिला कॉटन और कॉटन से फिर आपने कपड़े बनाए, तो ये क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, वो भी आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। और यहाँ पर आप क्या करते हैं? रोड, डैम्स, ब्रिजेस, हाउसेस, ये सब हम बनाते हैं। तो जब हम ये सब कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये फर्क होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं वो मूवेबल होते हैं, वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप जो चीजें बनाते हो, जैसे रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, घर, ये इमूवेबल होते हैं, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये मूवेबल है और ये इनमूवेबल है। टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाए तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को अपनी सर्विसेज देने वाली इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज। और ये सर्विसेज कौन सी होती हैं? तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सेवाएं या कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से बनाने के लिए या फिर उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ सर्विसेज चाहिए होते हैं, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करे उसे हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो जैसे अगर मान लो मुझे अपना सामान बनाना है, तो सामान बनाने से पहले मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना। अगर मुझे अपनी दुकान ओपन करनी है, इंडस्ट्री ओपन करनी है, तो मुझे पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? बैंक। तो मेरी हेल्प कर रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी सेक्टर में आएगा। फिर क्या हुआ? मैंने क्या किया? इस पैसों को यूज करके अपना कुछ मैंने प्रोडक्शन किया। तभी जो मैंने प्रोडक्शन किया, अब वो तुरंत मैं मार्केट में रिलीज नहीं करूंगी, मुझे इसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? वेयर हाउसिंग हो जाएगा। वेयर हाउस मतलब क्या होता है कि स्टोरेज हाउसेस होते हैं, हॉल्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख सकते हो जब तक वो मार्केट में बिक नहीं जाते। फिर आता है आपका इंश्योरेंस। अब कई बार क्या होता है कि वो माल गोडाउन में या वेयर हाउसेस में रखे रखे खराब हो जाता है, और अगर वो खराब हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मुझे उस रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आती है और मेरा उस प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करती है। तो ये क्या करिए? मेरी हेल्प करिए। अगेन ये क्या हो जाएगा? टर्शरी सेक्टर। देन क्या हो जाएगा? अगर मेरे कोई गुड्स की डिमांड आती है मार्केट में, या अभी डिमांड नहीं आती, मान लीजिए कि मुझे बताना है कस्टमर को मैंने एक नई तरह का प्रोडक्ट बनाया है, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिके, लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहती हूँ कि कस्टमर को पता तो चले कि ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो मैं कैसे करूँगी? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं।
एंड देन फिर जब वो कस्टमर तक पहुंचाना रहेगा प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसे कस्टमर तक पहुंचाऊंगी। तो ये पांचों चीजें मेरी हेल्प कर रही हैं प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्री की, ताकि वो कस्टमर तक आप अपने पहुंच पाओ। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, टर्शरी सेक्टर। अच्छा, टर्शरी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स लगभग मिलते जुलते हैं, तो उनका जो काम रहेगा वो लगभग सेम रहेगा। तो ये 5 चीजें जो अभी हमने टर्शरी में पढ़ी हैं, ये आपको इस चैप्टर में एक आध जगह और काम आएगी, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप इन तीनों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस में आती हैं, तो ये आती हैं आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाते हो, तो अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो आपकी इंडस्ट्री होती है एनालिटिकल, या तो सिंथेटिक, या तो प्रोसेसिंग, और या तो असेंबली। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, अगर आप एक रॉ मटेरियल को ब्रेक करते हो इनटू वेरियस फिनिश्ड गुड, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे मान लो अगर आपके पास क्रूड ऑयल है, तो इस क्रूड ऑयल को आप एक्सट्रैक्ट करके या इस पे काम करके फिर आप इससे भी क्या क्या बना सकते हो, तो इससे आप पेट्रोलियम बना सकते हो, इसी क्रूड ऑयल से आप कैरोसिन बना सकते हो, इसी क्रूड ऑयल से आप डीजल बना सकते हो, और इवन इसी से नेचुरल गैस भी निकलती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये आप किससे बना रहे हो, क्रूड ऑयल से बना रहे हो। तो एक ही चीज से आपने कई सारी चीजें बना दी। तो ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसा काम करती है, उसे हम कहते हैं क्या, एनालिटिकल। तो जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, ये सब चीजें बनती हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट। दूसरा फिर आपका आता है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। तो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके, तो बहुत सारी चीजों को अगर आपने यूज किया और फिर उसे कन्वर्ट किया एक फिनिश गुड में, तो ये क्या हो जाएगी, सिंथेटिक। मतलब ये जस्ट अपोजिट है एनालिटिकल के। एनालिटिकल में हम एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश गुड बना रहे थे, अब हम कई सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड बनाएंगे। तो जैसे अगर मुझे सोप बनाना है, तो मुझे बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करना पड़ेगा और फिर सोप बन के तैयार होगा। वैसे अगर मुझे पेंट्स बनाने हैं, तो मुझे कई सारी चीजों को मिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो एक पेंट बन के तैयार होगा। वैसे ही कॉस्मेटिक्स जो आप यूज करते हैं, उसको भी कई सारे केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं और उसके बाद फिर वो कॉस्मेटिक बन के तैयार होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। फिर आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे एक रॉ मटेरियल लिया जाएगा, फिर उस पर बार बार कुछ प्रोसेसिंग की जाएगी और उसके फॉर्म को बदला जाएगा। ऐसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, तो फिर उसे कन्वर्ट किया जाएगा आटे में, फ्लोर में। उसके बाद फिर वो जो आटा आया, उससे फिर आप क्या बनाओगे, ब्रेड बनाओगे। तो फिर आपने उससे क्या की, ब्रेड बनाई। ब्रेड बनाने के बाद फिर आपने उसको और आइसिंग किया, आपने इसको ओवन में रखा, क्या बन जाएगा, उसका केक बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ही चीज पे आपने प्रोसेसिंग कर करके उसका जो फॉर्म है वो आपने उसको बदला। तो ये चीजें क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे टेक्सटाइल अगर आपको बनानी है, तो आपको पहले क्या चाहिए, एग्रीकल्चर से कॉटन चाहिए। फिर आप उस कॉटन को कन्वर्ट करोगे थ्रेड्स में, धागों में। फिर धागों से आप क्या बनाओगे, ऐसे फैब्रिक्स बनाओगे। और फिर फैब्रिक से आप क्या बनाओगे, फैब्रिक से आप बनाओगे शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्ता, सलवार सूट, ये सब। फिर हम ऐसे ही बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की भी और फिर आयरन इंडस्ट्री की भी। तो आयरन एंड स्टील में भी क्या होता है, आपको आयरन ओर्स चाहिए होते हैं, जो कि जमीन के अंदर से में मिलते हैं। तो आपको पहले माइनिंग करके आयरन ओर लाना पड़ेगा, फिर आप उसको प्योरिफिकेशन करते हैं, आप उसको कई प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में आपको फिर क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है इन द ओरिजिनल फॉर्म। और उसमें भी फिर एक स्टेन आयरन होता है, स्टेनलेस आयरन होता है, मतलब स्टेन और स्टेनलेस स्टील होता है, तो वो भी होती है। इसके अलावा आपकी शुगर इंडस्ट्री, तो आपको पहले शुगर केन चाहिए, शुगर केन से फिर आप कुछ उसका जूस टाइप का निकालते हैं, जूस निकालने के बाद फिर आप उसको स्मॉल पार्टिकल्स मतलब शुगर में कन्वर्ट करते हैं। अब जो ओरिजिनल शुगर होती है वो वाइट नहीं होती है, उसको फिर कलरेशन किया जाता है। तो व्हाइट शुगर कभी नहीं बनती है, क्योंकि अगर आपने गन्ने का कलर देखा होगा तो वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है, तो वैसे शुगर होती है। तो फिर उसको व्हाइट कलर देना, अब वो कैसे देते हैं वो आप वो बेटर जाने, पर हम उसे फिर कलर भी देते हैं। तो ये क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि इसमें भी कई सारे रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता है एक फिनिश गुड बनाने के लिए। तो मतलब जैसे सिंथेटिक इंडस्ट्री थी, वैसे ही असेंबली इंडस्ट्री है। बट दोनों में फर्क क्या है कि जब हम सिंथेटिक इंडस्ट्री में उन केमिकल्स को मिक्स करते हैं एक चीज बनाने के लिए, तो फिर दोबारा अगर हम चाहें तो उस चीज से केमिकल्स को अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कई सारे केमिकल्स को मिक्स किया और हमने कॉस्मेटिक बनाया, अब अगर हम चाहते हैं कि इस कॉस्मेटिक से वापस से उस कॉस्मेटिक को वापस से कन्वर्ट कर दें रॉ मटेरियल्स में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपने एक सोप बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स को मिक्स किया और आपका एक साबुन तैयार है। अब आप अगर चाहें कि दोबारा से इस साबुन को हम कन्वर्ट कर दें पहले वाले रॉ मटेरियल से,
तो दोबारा से उसमें से सारे ऑयल्स और सारी चीजें निकाल लेना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन असेंबली इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। असेंबली इंडस्ट्री में जो आपने रॉ मटेरियल्स यूज किए हैं फिनिश गुड बनाने के लिए, आप चाहें तो दोबारा से इस फिनिश गुड को कन्वर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल में। जैसे कंप्यूटर जब हम बनाते हैं तो हम कई सारे पार्ट्स को, जैसे स्क्रीन हो गई, बटन्स हो गए, टच पैड हो गया या फिर आपका माउस हो गया, उन सबको हम ज्वाइन करके बनाते हैं कंप्यूटर। लेकिन हम चाहें तो उन सारे पार्ट्स को दोबारा अलग भी कर सकते हैं। वैसे ही टेलीविजन है तो कई सारी चीज़ों को हम ज्वाइन करके बनाते हैं टेलीविजन, लेकिन हम उसको ओपन करके उसके सारे पार्ट्स दोबारा से अलग कर सकते हैं। वैसे ही वॉचेस, वैसे ही आपके ऑटोमोबाइल्स, वैसे ही आपके इवन हाँ ये जो कार वगैरह भी आप देखते हैं तो कार में भी क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, उसके डोर्स होते हैं, उसके ग्लासेस होते हैं, उसमें वाइपर्स होते हैं। तो कई सारी चीज़ें मिलाकर हम एक कार बनाते हैं, उसका इंजन होता है, उसकी कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम चाहें तो उन सारी चीज़ों को दोबारा से अलग कर सकते हैं, हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री। फिर हम बात करते हैं कि कॉमर्स का कुछ रोल होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं। तो क्या रोल है या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा कॉमर्स, ठीक है। तो अब कॉमर्स के फंक्शंस में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ट्रेड और एक आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड और ऑक्सिलरीज ट्रेड पढ़ने से पहले हम ये नॉर्मल देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो कॉमर्स के फंक्शंस में पहला फंक्शन होता है, अच्छा कॉमर्स होता क्या है, जो कंज्यूमर तक अपने गुड्स को पहुंचाने में आपकी हेल्प करे। जैसे ये मार्कर बहुत सारे बन के फैक्ट्री में हैं, पर मुझ तक और सारे कंज्यूमर तक ये पहुंचाने में जो हेल्प करे उस फील्ड को हम कहते हैं कॉमर्स। तो पहला क्या है कि आपकी हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब ये है कि जो सामान बनाता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और जो सामान खरीदता है, कंज्यूम करता है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर या फिर कस्टमर। तो ये जो दो लोग होते हैं ये अलग अलग लोग होते हैं और इनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होता है। तो जिसने सामान बनाया है वो कंज्यूमर को नहीं जानता और जो कंज्यूम कर रहा है वो प्रोड्यूसर को नहीं जानता। तो इनके बीच में एक लिंक बैठाने का काम करता है कौन, आपका कॉमर्स। तो ये लिंक की तरह काम कौन करते हैं, तो लिंक की तरह काम करते हैं आपके रिटेलर्स और होलसेलर्स। जो ट्रेड सेगमेंट होता है जिसमें हम ट्रेड कर रहे होते हैं वो इस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो प्रोड्यूसर से ये सामान होलसेलर लेकर जाएगा, फिर उससे रिटेलर लेकर जाएगा और फिर आप तक पहुंचेगा। तो आपको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में सामान को बनाया किसने, पर आप उसको यूज कर रहे हो। वैसे ही प्रोड्यूसर को पता भी नहीं है कि इसके सामान को कौन यूज करने वाला है, पर फिर भी वो बना रहा है क्योंकि कौन उसकी हेल्प कर रहा है, तो ट्रेड सेगमेंट कर रहा है उसकी हेल्प। अब ट्रेड को हम आसानी से आगे पढ़ेंगे, अभी आप याद रखिए इसमें होलसेलर्स, रिटेलर्स ये सारे लोग आते हैं। फिर हम बात करते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जो सामान बनाया है प्रोड्यूसर ने वो किसी एक जगह पर बनाया है और जो सामान कंज्यूम होने वाला है वो किसी दूसरी जगह पर कंज्यूम होने वाला है। तो जहाँ पे वो सामान बना है और जहाँ पे वो सामान कंज्यूम होने वाला है ये जगह अलग अलग है। तो यहाँ से कंज्यूम होने वाली जगह तक सामान पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, कॉमर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में। फिर हम बात करते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या है, सामान बनता एक टाइम पर है और कई बार वो कंज्यूम होता है अलग अलग टाइम पर, या फिर वो सामान बनता है अलग अलग टाइम पर और कंज्यूम होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे जो आपके वीट होता है, वीट वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही हार्वेस्ट किया जाता है, लेकिन आप उसे हर पूरा साल कंज्यूम करते हैं। मतलब जो वीट है या राइस है ये साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पे उगाए जाते हैं, लेकिन आप उसे कंज्यूम करते हैं पूरे साल। वहीं अगर कुछ गुड्स हैं जैसे कि एसी हो गया, रेनकोट्स हो गए, अम्ब्रेलास हो गए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरे साल चलती है, लेकिन आप इसे यूज करते हैं पर्टिकुलर सीजन में। जैसे एसी को आप यूज करते हैं पर्टिकुलर सीजन दैट इज समर में, वैसे रेनकोट्स या फिर अम्ब्रेला को आप यूज करते हैं ना पर्टिकुलर सीजन दैट इज रेनी सीजन या मानसून सीजन में। तो ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिसको आप पूरे साल बनाते हैं, कंज्यूम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, या फिर बनते एक पर्टिकुलर टाइम पर है पर कंज्यूम पूरे साल होते हैं। तो ऐसे गुड्स को क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना होता है। जैसे मान लो अभी हमारा वीट प्रोड्यूस हुआ, अभी बहुत सारा एक साथ प्रोड्यूस हो गया, अब इसे हमें पूरे साल कंज्यूम करना है, एक साथ ये नहीं बिकेगा, तो इसे स्टोर करके रखना पड़ेगा पूरे साल। तो स्टोर करके रखने के लिए हमें क्या चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए। वैसे ही अगर मान लो हमने अम्ब्रेला बनाया है या फिर हमने रेनकोट बनाया है, बनाया तो पूरे साल है पर ये बिकेगा कब, ये रेनी सीजन में, तो तब तक के लिए हमें इसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। कौन हेल्प करेगा, वेयर हाउसेस। तो यहाँ पे वेयर हाउसेस ऐसे कुछ स्टोर रूम्स टाइप के होते हैं जहां पर आप अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स का कौन सा सेगमेंट काम आया, वेयर हाउसिंग सेगमेंट।
फिर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने टर्शरी सेक्टर में पढ़ी थी, कॉमर्स के भी सेक्टर सेम होते हैं, तो दोनों के सेगमेंट सेम होते हैं। फिर हम बात करते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है जिसे सामान बेचना है, दूसरी तरफ कंज्यूमर है जिसे सामान खरीदना है, इनके बीच में जो ये प्रोड्यूसर है वो किसके लिए सामान बना रहा है? कंज्यूमर के लिए। क्या फ्री में बनाएगा? नो। तो ये यहाँ पे इसको सामान देगा तो उसके बदले में से क्या चाहिए? इसके बदले में से पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट कैसे कलेक्ट करेगा? तो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए या पेमेंट जो कलेक्ट की है उसे स्टोर करके रखने के लिए बैंक्स काम में आते हैं। तो बैंक्स हेल्प करते हैं कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने में भी, और जो आपने पेमेंट ली है उसको फिर स्टोर करके रखने की भी, करने के लिए भी। इसके अलावा अगर आपको कुछ पैसे चाहिए एज अ लोन, या फिर आपको कोई क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, या फिर अगर आपको जो ट्रेड करना है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ करना है, किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदना या बेचना है, तो उसमें आपको अगर फॉरेन करेंसी भी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी करने के लिए आपको बैंक हेल्प करता है। इसके अलावा हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो आपके फर्म में कई सारे रिस्क होते हैं, उस रिस्क को हटाने के लिए कौन हेल्प करता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास मैंने कुछ प्रोडक्शन किए हुए सामान, अब वो सामान को मैंने स्टोर करके रखा है, हो सकता है कि वो सामान बिकने से पहले ही खराब हो जाए, चोरी हो जाए, या कुछ भी इसमें फॉल्ट आ जाए, तो उस सामान की रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कौन हेल्प करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर मैंने उन सामान का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और फिर वो खराब हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसका क्लेम दे देगी। फिर अब बात करते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब प्रोड्यूसर जो भी सामान बनाता है, कंज्यूमर को वो पता नहीं होता है, तो कंज्यूमर तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू द सेगमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो या तो टीवी में एडवर्टीजमेंट देंगे या आपके न्यूज़पेपर में। इसके अलावा सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कंज्यूमर तक अपनी बात को पहुंचाना, अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, इसमें कौन हेल्प करता है? आपकी एडवर्टीजमेंट सेक्टर। तो ये भी किसका सेगमेंट है? ये आपके कॉमर्स का सेगमेंट है। इसके बाद जितने ही आपके थे जो कॉमर्स सेगमेंट होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो वेरियस तरह के हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए ये हेल्प करता है, जैसे हिंड्रेंस ऑफ पीपल या पर्सन, प्लेस, टाइम, नॉलेज, मनी एक्सचेंज या फिर रिस्क। इन सब जो हिंड्रेंसेस थे, रुकावटें थे, इनसे डील करने में हेल्प करता है कॉमर्स। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। जैसे आप अगर इंडस्ट्रीज में जाने चाहते थे तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे ऑप्शंस थे। वैसे अगर आप कॉमर्स फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड का सिंपल मतलब होता है खरीदना और बेचना, और दूसरा होता है आप एड्स टू ट्रेड कर सकते हो, मतलब इस खरीदने और बेचने में जो चीजें हेल्प करें वो कर सकते हो। टुगेदर ये क्या हो जाएगा? कॉमर्स। मतलब हम जब ये फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा ये कई सारे हिंड्रेंसेस को दूर करता है, जैसे कि पर्सन के हिंड्रेंसेस, प्लेस, टाइम, रिस्क, नॉलेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो ये पर्सन वाला हिंड्रेंस होता है ना, सामान प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला, इसे हम कहते हैं ट्रेड सेगमेंट। और बाकी ये सारे जो होते हैं ना, प्लेस, टाइम, रिस्क और नॉलेज, ये सबको हम टुगेदर कहते हैं एड्स टू ट्रेड, जो कि ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? ये कॉमर्स का एक पार्ट है जिसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज को खरीदना और बेचना, ये किसका काम होता है? ट्रेड सेगमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है कि क्या आप कंट्री के अंदर करना चाहते हो या कंट्री के बाहर करना चाहते हो। तो कंट्री के अंदर करना चाह रहे हो तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब कंट्री के अंदर करेंगे। अब कंट्री के अंदर ट्रेड करना है तो किस लेवल पे करना है? बड़े लेवल पे करना है तो होलसेल ट्रेड, और छोटे लेवल पे करना है तो रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड में क्या होता है? हम एक लमसम में सामान परचेज करके लाते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, और फिर हम उसमें एक लार्ज क्वांटिटीज में हम सेल भी करते हैं टू द रिटेलर्स। और जनरली जो होलसेलर्स होते हैं वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। तो आपके होलसेलर के पास बहुत सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी। अगर वो शूज देता है तो वो सिर्फ फुटवेयर्स में ही डील करेगा। अगर वो कपड़े बेचता है तो वो मान लो सिर्फ जीन्स ही जीन्स बेचेगा, टी शर्ट्स ही टी शर्ट्स बेचेगा। तो ऐसे इसके पास एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेड होती है वहाँ पे आपको जनरल स्टोर्स भी मिल जाएंगे कि एक ही दुकान के अंदर कई सारी चीजें मिल गई, कॉस्मेटिक भी मिल गए, साबुन और ये शैम्पू वगैरह। इसके अलावा कुछ में अलग चीजें होती हैं, या फिर कई बार जो स्टेशनरी का सामान है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट या वेरियस लाइन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जबकि होलसेल ट्रेड में एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप कंट्री के बाहर सामान बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें भी आपके पास तीन ऑप्शन है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर एंट्री पोर्ट।
एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री को सामान बेचना, इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से सामान खरीदना, और एंट्रीपोर्ट का मतलब होता है कि किसी एक कंट्री से सामान खरीद कर दूसरी कंट्री को वो सामान बेच देना। तो अगर मान लीजिए हम यूएसए से कोई सामान खरीदते हैं और फिर पाकिस्तान को वही चीज बेच देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर एंट्रीपोर्ट कर रहे हैं, एक कंट्री से खरीद कर दूसरी कंट्री को बेच देना। अब ये जो हमने ट्रेड कर रहे हैं या खरीदा और बेच रहे हैं, इसको करने के लिए हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उससे हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। ये भी हमें कॉमर्स प्रोवाइड करता है। तो ताकि आप अपने ट्रेड को स्मूथली रन कर पाएं या आप अपने परचेज सेल को स्मूथ तरीके से कर पाएं, इसके लिए आपको कुछ हेल्प्स प्रोवाइड करता है, वो भी कॉमर्स सेगमेंट करता है। जैसे कि अगेन वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आप एक जगह पे जो सामान बना है दूसरी जगह तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो भी देगा। इसके अलावा आपकी पेमेंट भी आपके बिहाफ पे ये कलेक्ट करेगा। आपके पास बहुत सारा रिस्क है, तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आएगी। इसके बाद वेयर हाउसिंग, जो सामान आपने एक टाइम पे बनाया है पर पूरे साल कंज्यूम होने वाला है, उसके लिए आपको वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। फिर है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब ये है कि आपने जो सामान बनाया है वो सामने वाली पार्टी को नहीं पता, तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो फिर आपके एडवर्टीजमेंट काम में आएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस रिस्क। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ नॉट अर्निंग इनफ प्रॉफिट्स और फेसिंग लॉस। तो आपके पास चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस हो सकता है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। लॉस का मतलब क्या है कि मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो पूरा ही डूब गया, मेरा पैसा नुकसान हो गया, तो ये लॉस वाली सिचुएशन है। लेकिन दूसरे एंड पे ये ऐसा भी होता है कि कई बार हम अपने बिजनेस ओपन करते हैं, लॉस तो नहीं हुआ पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हुआ है। इसका मतलब मैंने 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया था, या मैं अपने 5 लाख रुपए लगाती आती हूँ अपने बिजनेस पे, लेकिन उसमें से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 1-2 हज़ार रुपए का हो रहा है। मतलब हर महीने जो मैं खर्चा करती हूँ वो 5 लाख का करती हूँ, और मुझे जो आउटकम आता है वो 5 लाख 1 हज़ार, 5 लाख 2 हज़ार ऐसे आता है। तो हालांकि लॉस तो नहीं हो रहा है, जितना पैसा लगाया वो पूरा रिकवर भी हो रहा है, बट ये जो रिकवर हो रहा है उसमें जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत ही कम है, इनएडिक्वेट है। इतने प्रॉफिट से कुछ हो नहीं पाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशंस को हम कहते हैं कि रिस्क है। तो जब हम अपना पैसा लगाएं तो या तो वो पैसा, चांसेस है कि वो पैसा डूब जाए, या चांसेस है कि हमें कम प्रॉफिट्स हो। उन दोनों चांसेस को हम कहते हैं कि रिस्क होता है। और ये रिस्क होता क्यों है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं है कि आपके सामान बिक ही जाएंगे। तो मार्केट में कई सारे चेंजेस आते हैं, अनसर्टेनिटीज आती हैं, जिसकी वजह से रिस्क होता है। और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, प्राइसेस अचानक से गिर गए, या कोई चीज़ है जो अचानक से बैन हो गई इंडिया से। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रिस्क बनाती हैं। तो रिस्क क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, चांसेस ऑफ लॉस एंड इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये होता क्यों है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अगर हो जाए तो रिस्क हो जाता है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट से गिर गया, या कस्टमर अब उसकी डिमांड नहीं कर रहा है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए हैं, फैशन इंडस्ट्री बदल गई है, पहले कुछ और चलता था, फैशन में अब कुछ और है। कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल दी है, पहले कॉम्पिटिटर के सामान बहुत महंगे आते थे तो लोग हमारी चीजें खरीद लेते थे, पर अब उन्होंने अपने प्राइसेस को कम कर दिया तो हमारा कोई नहीं खरीद रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपके बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर होती हैं और इसके प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकती है। उस कंडीशंस को हम कहते हैं रिस्क। ओके, फिर हम बात करते हैं कि रिस्क कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो रिस्क एक तो आता क्यों है, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क इस अराइज इसलिए होता है क्योंकि आपके मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। अनसर्टेनिटीज मतलब कि इसका कुछ श्योरिटी नहीं है कि आपको आपका पैसा वापस ही मिलेगा। तो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं इन अनसर्टेनिटी होना। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। तो बिजनेस से रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप बिजनेस में रिस्क को कम कर सकते हो पर आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। फिर है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो आप कैसा बिजनेस कर रहे हो और आप कितने बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, उस पर आपका रिस्क डिपेंड करता है। तो छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क भी कम होगा, बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क ज्यादा होगा। और दूसरा हम बात करते हैं नेचर, कैसा बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो तो रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन आप किसी कन्वेंशनल इंडस्ट्री में हो तो रिस्क कम होगा। जैसे अगर आप
किराना बेचते हो तो किराने में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लोग वही चीज़ें खाएंगे पिएंगे, तो रिस्क कम है। लेकिन फैशन इंडस्ट्री तो बहुत जल्दी बदलती है। आज जो चीज़ें पहन रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं कल भी वही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। तो लोग रिस्क इसीलिए बियर करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिस्क बियर करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं लिया तो गेन नहीं होगा। तो रिस्क बियर किया जाता है प्रॉफिट की लालच में या प्रॉफिट की इंटेंशन से, और जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए कई बार लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं ताकि उनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा स्कोप हो। फिर हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ रिस्क, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ऐसे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हम रिस्क लेते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रिस्क। पहला है नेचुरल कॉजेस, दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेस, तीसरा है ह्यूमन कॉजेस, और चौथा है फिजिकल कॉजेस। तो अगर आपके बिजनेस को नुकसान होता है क्योंकि कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, इन सब की वजह से आपके बिजनेस को नुकसान होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, नेचुरल कॉज है। मतलब ये भगवान की वजह से हुआ है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नेचर की वजह से हुआ है, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल कॉजेस। दूसरा होता है इकोनॉमिक कॉजेस, कि आप जो सामान बनाते थे उसकी मार्केट में डिमांड ही हट गई, या उसके जो प्राइसेस थे वो गिर गए, या फिर लोगों की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है कि वो चीज़ों को प्रेफर किया करते थे, अब वो चीज़ें प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके इकोनॉमिकल कॉजेस होते हैं। तीसरा होता है ह्यूमन कॉजेस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो केयरलेस हैं, तो उन्होंने कुछ गिरा दिया, टूट फूट कर दी, कुछ मशीन खराब कर दी तो नुकसान हो जाएगा। फिर अगर उन्होंने सामान को ठीक से संभाला नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अगर वो आपके रॉ मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, कम आउटपुट बनाते हैं, तो भी आपकी फर्म का नुकसान है। और अगर वो डिसऑनेस्ट है, आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं आपके कॉम्पिटिटर को जाकर बताते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो भी आपकी कंपनी को कुछ रिस्क होता है कि नुकसान हो सकता है। तो ये भी क्या होता है, ये ह्यूमन कॉजेस होते हैं। वहीं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप मशीन यूज कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या फिर कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं आपकी टेक्नोलॉजी में, मतलब मशीन्स खराब हो गई हैं या फिर रॉ मटेरियल्स खराब निकले हैं, तो ये भी क्या है, आपकी फिजिकल कॉजेस हैं। एंड लास्ट, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो कंपनी को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया, लॉस दिखाएगा, मतलब खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट्स कम होंगे या फिर लॉस हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है, और ये किसमें आता है, फिजिकल कॉजेस में। ओके, तो ये जो सारी चीजें थी आपकी कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, यहाँ इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, आपको मेरा समझाना समझ आ रहा है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो भी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।